नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेज में आपका, जो आपको विशेष तौर से उपलब्ध करवाई जा रहे हैं राजस्थान डिफेंस एकेडमी चूरू की ओर से। जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC, नवोदय स्कूल में इंट्रेंस एग्जाम जो है उनकी तैयारी के लिए जो क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जा रहे हैं, उसकी सब्जेक्ट साइंस की जो क्लास है उसकी स्टडी हम करेंगे। इसमें आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा सेल, कोशिका। एक सेल जो है वो क्या होती है, सेल से रिलेटेड जो हिस्ट्री वगैरह थे उसके बारे में कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था। आगे इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं या उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब इसमें पहली चीज ये देखें कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो है क्या। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो इस पहले पॉइंट से इसको हमें डिफाइन कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज ए बाइलेयर ऑफ ए लिपिड मोलिक्यूल्स इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक बाइलेयर है, किसकी? लिपिड मोलिक्यूल्स की। ये इस स्ट्रक्चर में देखें, ये इसकी स्ट्रक्चर को शो करने के लिए एक मॉडल जो है वो प्रोपोलेट किया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा। सिंगर और निकोलसन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड यानी लिक्विड नेचर की ये होती है, जिसमें मोज़ेक यानी धब्बे से पाए जाते हैं। ये मॉडल जो है वो इसकी स्ट्रक्चर को शो करता है। इसमें पूरी एक मेम्ब्रेन जो है वो बनती है जो लिपिड की होती है, लिपिड की बाई लेयर से बनी होती है। इसमें लिपिड मोलिक्यूल, ये एक लिपिड मोलिक्यूल है, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरह से कई सारे लिपिड मोलिक्यूल जो है वो लगातार इस तरह से अरेंज होते हैं, पहले एक लेयर में फिर एक दूसरी लेयर में। तो लिपिड की बाई लेयर होगी, इसके बीच बीच में प्रोटीन मोलिक्यूल जो है वो एम्बेडेड रहते हैं, यानी इनके बीच में दबे हुए रहते हैं, जिनको इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो कहा जाता है। तो इसमें मेन चीज ये ध्यान में रखोगे कि सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसको कौन से मॉडल के द्वारा समझाया जाता है या उसको डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रहेगा। और उसको दिया किसने था? सिंगर और निकोलसन ने। अब इसके बाद में यदि हम देखें इसका फंक्शन, एक सेल की यदि हम बात करें तो एक सेल इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इनमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। हालांकि प्लांट, बैक्टीरिया या फंगाई सेल वगैरह हों तो उनमें बाहर सेल वाल भी होती है। सेल वाल के भीतर की तरफ रहेगी सेल मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह रहेंगे। ये एक नॉर्मल सेल है। इस सेल में बाहर की तरफ है जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसकी आउटर कवरिंग बनाती है। सेल जो है इसको अलग अलग सबस्टेंसेस की जरूरत जो है वो पड़ती रहती है, और उसके कारण से वो उन सबस्टेंसेस को या तो अंदर इंटर करती है या फिर उन्हें बाहर एग्जिट करती है। तो एंट्री ऑफ सबस्टेंसेस जो है वो सेल में, चाहे वो इनसाइड में हो चाहे आउटसाइड में हो, वो होता है किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करती है, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड द सेल। यानी सबस्टेंस को बाहर निकालना हो या फिर अंदर इंटर करवाना हो, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसको हम कहेंगे ओस्मोसिस। ओस्मोसिस यानी परासरण। अब ओस्मोसिस जो है वो क्या होता है? तो ओस्मोसिस की यदि हम बात करें तो ओस्मोसिस का मतलब होगा इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए वाटर मोलिक्यूल या सोलवेंट, द मूवमेंट ऑफ ए सोलवेंट और वाटर मोलिक्यूल्स। अब सोलवेंट जो है वो क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान में रखें। जैसे हमने एक बर्तन के अंदर पानी लिया, 1 लीटर पानी ले लिया। ये पानी हमने जो लिया है, ये इसके अंदर साथ में हमने चीनी घोल ली। चीनी को यदि हम घोलते हैं तो इसका मतलब हमने इसमें क्या किया? वाटर प्लस शुगर, इन दोनों को एक साथ में मिला लिया। अब यहाँ पर इससे इनका एक सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास आ गया। चाशनी जिसको हम कहते हैं वो एक्चुअल में एक सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन में वाटर जो है वो सोलवेंट का काम करता है। सोलवेंट यानी वो सबस्टेंस जो घोलने का काम करता है, जिसमें कोई चीज घुलती है उसे सोलवेंट बोलते हैं। तो नॉर्मली यदि देखा जाए तो सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें सोलवेंट का काम जो है वो कौन करता है? वाटर करेगा। तो वाटर या सोलवेंट एक ही बात होगी यहाँ पर। दूसरी चीज, शुगर को इसमें हमने घोलकर ये जो सॉल्यूशन बनाया है, शुगर जो इसमें घुल रही है वो इसमें काम करेगी सोल्यूट का,
घुलने वाली जो चीज होती है उसे हम कहते हैं सोल्यूट। एक सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक सॉल्यूशन ही होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी है जो सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं और उनमें कई सारे मिनरल्स, शुगर्स, एमिनो एसिड जो है वो डिसॉल्व रहते हैं, वो सोल्यूट का काम करते हैं। इस तरह से एक सेल में सॉल्यूशन जो है वो भरा हुआ रहता है। अब यदि हम यूं इमेजिन करें कि इस सेल को हमें रख दें एक ऐसे बर्तन में जो पानी से भरा हुआ है, प्योर वाटर से भरा हुआ है, या किसी सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, तो यहाँ पर इसके बेसिस पर हमने देखा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दो सॉल्यूशन हो गए, एक आउटर सॉल्यूशन, एक इनर सॉल्यूशन, दोनों के बीच में जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करेंगे, उनके अंदर मूवमेंट होगी। मूवमेंट क्यों होगी? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर एक विशेष गुण होता है जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसके मॉलिक्यूल हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। जैसे यदि हम कमरे में अगरबत्ती जलाकर छोड़ दें तो एक कोने में जो हमने अगरबत्ती जलाई है उसके जो कण या पार्टिकल निकल रहे हैं थोड़ी देर में वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं और उसकी खुशबू हमें कमरे में महसूस होने लगती है, वो डिफ्यूजन होता है। वो डिफ्यूजन जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो ये होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ओस्मोसिस जो है वो क्या है? डिफ्यूजन ही है। लेकिन किसका डिफ्यूजन? डिफ्यूजन ऑफ ए वाटर या डिफ्यूजन ऑफ ए सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का डिफ्यूजन जो है उसी को ओस्मोसिस कहेंगे। और उसके बेसिस पर देखें तो यहाँ पर प्योर वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज्यादा हैं, इनकी हायर कंसंट्रेशन यहाँ है, जबकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपेक्षाकृत है तुलनात्मक रूप से यदि देखा जाए, कंपेरेटिवली यदि देखें तो कम है। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल आउटर सॉल्यूशन से इनर सॉल्यूशन की ओर इंटर होते हैं। यही क्या है? ओस्मोसिस। तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। तो इसके डेफिनेशन जो है वो ध्यान में रख ले। इसमें ओस्मोसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है तो उसमें ध्यान में रखोगे मूवमेंट या डिफ्यूजन जो है वो किसका होता है? सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल का होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी कंसंट्रेशन से कौन सी कंसंट्रेशन में या किस डायरेक्शन में होता है? फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी मॉलिक्यूल हो वो हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही मूव करते हैं। और इसके लिए तीसरी जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही काम करती है। तो इस बेसिस पर ये ओस्मोसिस की डेफिनेशन जो है वो हो गई। अब इसके बाद में एक चीज जो है वो इसमें और ध्यान में रखनी है, वो है टाइप्स ऑफ ओस्मोसिस। ओस्मोसिस इज ऑफ ए टू टाइप्स। ओस्मोसिस प्रोसेस जो है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज ए एंड ओस्मोसिस एंड सेकंड वन इज ए एक्स ओस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस जो है वो क्या है, उनके बारे में यदि हम देखें तो एंडोस्मोसिस जो है इसका मतलब होता है कि सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल जो हैं उनका सेल के अंदर आना। बाहर प्योर वाटर में रखा हुआ है इस सेल को, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर है, वाटर कंसंट्रेशन जो है वो बाहर हाई है और भीतर की तरफ लो है। तो वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, यानी सेल में इंटर होते हैं। तो यूं कह सकते हैं एंट्री ऑफ ए वाटर या एंट्री ऑफ ए सॉल्वेंट, एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इन ए सेल, ये तो है एंडोस्मोसिस। सेकेंड एक्सोस्मोसिस। यदि यहाँ पर हमने ये जो सेल रखी है इसको बाहर जिस सॉल्यूशन में हमने रखा है वो सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा हो, उसमें पानी कम हो, वाटर कंसंट्रेशन उसकी लो हो, तो उस कंडीशन में हायर कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल की जो है वो हो गई कहाँ पर है? इनर साइड में, बाहर की तरफ हो गई लोअर कंसंट्रेशन। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में मूव करेंगे, यानी सेल से बाहर जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि एग्जिट ऑफ ए सॉल्वेंट फ्रॉम ए सेल
इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। तो इस बेसिस पर देखें तो ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोसिस के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब है एंट्री ऑफ ए वाटर या सोलवेंट, और एक्सोस्मोसिस का मतलब है एग्जिट ऑफ ए वाटर या सोलवेंट ए मॉलिक्यूल। सेल मेम्ब्रेन के बाद में सेकेंड जो पार्ट है उसकी हम बात करें वो है सेल वॉल। एक नॉर्मल जो प्लांट सेल होती है उसकी यदि हम बात करें तो वो इस टाइप की होगी, जिसमें ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, जो थिक कवरिंग है वो सेल वॉल है, भीतर की तरफ ये पतली सी जो कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है, जिसके बारे में स्टडी हमने की, जो एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद में अंदर जो भरा हुआ जितना भी कंटेंट होता है इसमें, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और उसके बाद में अंदर उसमें होता है एक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी कंटेंट भरा होता है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में कंसीडर किया जाता है। अब सेल वॉल, सेल वॉल की यदि हम बात करें तो ये क्या हो गई, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के सबसे बाहर की जो कवर है वो सेल वॉल होता है। इट इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल। ये सेल का नॉन लिविंग पार्ट होता है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, कल हमने पढ़ा था सेल को, एक्चुअल में उन्होंने सेल नहीं देखी थी, उन्होंने सेल वॉल को ही देखा था, केवल सेल वॉल जिनमें साइटोप्लाज्म नहीं था, डेड सेल थी वो डेड सेल जो है प्लांट के, जैसे हम लकड़ी वगैरह को देखें तो वो डेड सेल ही होती है प्लांट की, वो केवल सेल वॉल होती हैं। सेल वॉल जो है वो बनी होती है किसकी, प्लांट में यदि हम देखें तो सेल वॉल इज ए मेड अप ऑफ ए सेलुलोज, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उससे बनी होती हैं। तो सेल वॉल बने होते हैं, या सेल वॉल का जो मेन कंपोजिशन है वो क्या होता है, सेलुलोज, ये सेलुलोज से बने होते हैं। हालांकि इसमें हम देखें तो सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है किसमें, प्लांट सेल में। एनिमल में यदि हम देखें, एनिमल सेल जो है उनमें अब्सेंट होती है सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल प्लांट सेल में ही मिलती है। हालांकि इनके अलावा यदि हम देखें तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बने होते हैं। प्लांट्स के अलावा ये फंजाई जो है उनमें भी मिलती है, और बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें भी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। हालांकि उसका कंपोजिशन अलग होता है। प्लांट सेल वॉल जो है वो मेडअप बनी होती है सेलुलोज से, या यूं कह सकते हैं प्लांट सेल वॉल मेडअप ऑफ ए सेलुलोज। इन फंजाई सेल वॉल इज ए मेडअप ऑफ ए काइटिन, एंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन के। तो पेप्टिडोग्लाइकेन, तो ये भी इनमें इंपॉर्टेंट फीचर है, इनको भी ध्यान में रख लें। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, फंजाई में काइटिन से बनी हुई, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन से ये बनी हुई होती है। रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, खास तौर से ध्यान में रखें ये जो है वो नॉन लिविंग टाइप के होती है। अब इसके बाद में इसके फंक्शन की यदि हम बात करें तो इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है सेल को रिजिड, रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती है, इसलिए प्लांट सेल जो हैं उनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, और इसी कारण से प्लांट सेल जो है उनको एक डेफिनेट शेप जो है उसमें बनाए रखती है, या डेफिनेट शेप जो है वो प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा सेल वॉल जो है इसमें बीच बीच में पोर जो है वो मिलते हैं, इसलिए पूरी तरह से परमिएबल होती है, और इस परमिएबिलिटी के कारण से मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट सबस्टेंसेज के वो आसानी से सेल के अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। हालांकि उनके बीच में सेल मेम्ब्रेन आती है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल। तो ये ध्यान में रखें, सेल वॉल जो है वो परमिएबल मेम्ब्रेन है, पारगम्य है, जिसके आर पार सबस्टेंसेस इंटर या एग्जिट हो सके आसानी से। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद में सेल के जो अदर पार्ट हैं उनकी हम स्टडी करें तो उनमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है सेल का वो है न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस की स्टडी जो है वो हम करेंगे। एक न्यूक्लियस जो है इसको हम थोड़ा सा बड़े रूप में देखते हैं, थोड़ा सा इसको अलग बड़ा करके डायग्राम के रूप में देखते हैं। तो सेल का अगला जो पार्ट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस
नॉर्मली यदि हम देखें तो एक नॉर्मल सेल जो है उसमें एक न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। हालांकि कुछ सेल जो है उनमें न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन आरबीसी की हम बात करें तो उनमें न्यूक्लियस नहीं मिलता, हालांकि वो सेल ही होती हैं। लेकिन नॉर्मली यदि हम देखें, हम नॉर्मल सेल की बात करें तो उसमें एक न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। कारण क्योंकि सेल में होने वाली जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उन सब को कंट्रोल जो है वो न्यूक्लियस करता है, या एक सेल में जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वगैरह होंगी वो उनका डिटर्मिनेशन, उनका निर्धारण जो है वो न्यूक्लियस ही करेगा। इसलिए न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है या इसे हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। जैसे किसी भी संस्थान में, किसी भी इंस्टीट्यूट में होने वाली जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी प्रोसेसेस वगैरह हैं, उनको हेडक्वार्टर के थ्रू या कंट्रोलिंग सेंटर के थ्रू कवर किया जाता है। वो कंट्रोलिंग सेंटर का काम जो है वो कौन करता है? सेल का न्यूक्लियस ही करेगा। तो कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज, ये सेल की सारी एक्टिविटीज जो है उनको कंट्रोल करता है। डिस्कवर्ड, डिस्कवरी की यदि हम बात करें तो इसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, ये चीज ध्यान में रख लें, ध्यान में रखें। रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस। इनमें थोड़ा सा नाम मिलता जुलता सा है तो कंफ्यूजन नहीं हो। हुक खोज करता थे, डिस्कवरर थे सेल के, इन्होंने और ब्राउन ने डिस्कवर किया था किसको? न्यूक्लियस को। अब एक चीज और ध्यान में रखोगे, एक न्यूक्लियस जो है इसकी यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक न्यूक्लियस के बाहर की तरफ होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी एक बाई लेयर मेम्ब्रेन होती है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बीच में इनके स्पेस होता है, लेकिन सीधी सी ध्यान में रखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं ये। इसके बीच में जो भी जो भी कंटेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल में होता है साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में एक लेयर का काम करती है जो इनको आपस में डिवाइड करती है। इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस टाइप की होती है, इसमें बीच बीच में छेद होते हैं और उन्हीं के कारण से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। एक न्यूक्लियस में बीच में पतले धागे जैसी स्ट्रक्चर जो है वो शो होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिन। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल में क्रोमोसोम बढ़ते हैं, वो क्रोमेटिन से ही बनते हैं। तो क्रोमेटिन से ही फॉर्मेशन होता है क्रोमोसोम का। और बीचों बीच एक होती है न्यूक्लियोलस, जिसे केंद्रिका कहते हैं। फोंटाना ने इसको डिस्कवर किया था। तो न्यूक्लियोलस जो है वो भी एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक नॉर्मल सेल में देखा जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इनके अंदर मिलती है, जो बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पर यदि हम देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी स्टडी करें तो उसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सेल जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक जो है उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल, और सेकेंड वन जो है वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं उनके बारे में हम देखें। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोटिक सेल जो हैं उनमें एक डेफिनेट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। अब डेफिनेट न्यूक्लियस जो है इसका मतलब है यहाँ पर होता है जिसमें एक डेफिनेट यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट हो। और प्रोकैरियोट जो है उनमें एक डेफिनेट न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट होता है। तो इस बेसिस पर देखें तो सेल जो है वो 2 टाइप की होंगी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स टाइप की। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स जिसमें डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, और एक प्रोकैरियोट्स जिसमें एक डेफिनेट न्यूक्लियस अब्सेंट हो।
तो इस बेसिस पर ये 2 सेल से मिलेंगे। जैसे बैक्टीरियल सेल वगैरह जो हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। और ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल जो है जिसमें अनडिफाइंड या अनडेफिनेट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको कहा जाता है ज़ीनोफोर, या फिर इसका एक दूसरा नाम होता है न्यूक्लियोइड। तो इसे न्यूक्लियोइड जो है वो भी कहा जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं मिलता, यूं कह सकते हैं न्यूक्लियोइड या फिर ज़ीनोफोर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में बात करें हमें न्यूक्लियोलस के, तो न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस से एक छोटा पार्ट होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस 1 और मोर देन 1। नॉर्मली देखा जाए तो एक न्यूक्लियोलस जो है इसमें प्रेजेंट होती है। फोंटाना, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था किसको, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियोलस को। और न्यूक्लियोलस जो है ये बिना न्यूक्लियोलस एक अनडिफाइंड ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के बीच में, जिसके बाहर की तरफ कोई डेफिनेट मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो मेम्ब्रेन जो है उससे ये बाउंड नहीं होता। और नॉर्मली यदि देखा जाए तो न्यूक्लियोलस जो है इसमें फॉर्मेशन होता है राइबोसोम्स का। तो ये न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है, या इसमें राइबोसोम बनते हैं। और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके बाद में हमें फंक्शन देखें, या फंक्शन की बात करते हैं किनके, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस के फंक्शन देखें तो कई सारे फंक्शन जो है वो इनके होंगे। मेनली यदि देखा जाए तो कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज, इट कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज। तो सेल एक्टिविटीज को ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा एक सेल से दूसरी सेल में, यानी जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन में या नेक्स्ट जनरेशन में कैरी आउट होते हैं। तो वो क्रोमेटिन, डीएनए या क्रोमोसोम्स के थ्रू ही कैरी होते हैं 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और ये क्रोमेटिन जो है वो न्यूक्लियस में ही होता है। इसलिए जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के इनहेरिटेंस का काम जो है वो भी कौन करता है, न्यूक्लियस से करता है। इसके बाद में आज की क्लास में हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड जो सेल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्टडी जो है वो कल की क्लास में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।